हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 114 सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग मेथड? हाउ इज सिंपल रैंडम सैंपल सिलेक्टेड? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे रैंडम सैम्पलिंग मेथड का मतलब पूछा गया है, जो एक इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग टेक्निक है। फिर आपको बताना है कि सिंपल रैंडम सैंपल प्रैक्टिकली कैसे सिलेक्ट किया जाता है। मतलब डेफिनेशन, प्रोसेस और इंपॉर्टेंस सब कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिसर्च में सैम्पलिंग का मतलब होता है पूरे पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा चुनना जो उसका रिप्रेजेंट करे। सैम्पलिंग के कई तरीके होते हैं, लेकिन रैंडम सैम्पलिंग सबसे ज्यादा साइंटिफिक और अनबायस्ड माना जाता है। इसमें हर यूनिट को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। रैंडम सैम्पलिंग का सबसे बेसिक फॉर्म है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जो सोशल साइंस रिसर्च में बहुत यूज होता है। ये मेथड रिसर्चर के पर्सनल बायस को हटाता है और रिलायबल रिजल्ट्स देता है। मेन बॉडी। 1. रैंडम सैम्पलिंग क्या है? डेफिनेशन। रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें पॉपुलेशन के हर इंडिविजुअल को सिलेक्ट होने का बराबर चांस मिलता है। ये चांस सिलेक्शन पर बेस्ड होता है, मतलब रिसर्चर का पर्सनल चॉइस इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। की फीचर्स। हर मेंबर के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी के लॉ पर बेस्ड। बायस कम करता है। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, अगर एक यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स है और रिसर्चर को 500 का सैंपल लेना है, तो रैंडम सैम्पलिंग में हर स्टूडेंट के पास इक्वल चांस होगा सिलेक्ट होने का। 2. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, मतलब और नेचर। डेफिनेशन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर एलिमेंट को इक्वल चांस दिया जाता है और सिलेक्शन सिर्फ चांस पर होता है। इससे लॉटरी सिस्टम जैसा कहा जाता है क्योंकि प्रोसेस रैंडम होती है। ये मेथड टैब बेस्ट होता है जब पॉपुलेशन होमोजीनियस हो और कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल हो। की कैरेक्टरिस्टिक्स। हर यूनिट क्लियरली आइडेंटिफाइबल होता है। सिलेक्शन चांस बेस्ड होता है। सैम्पलिंग फ्रेम, जैसे वोटर लिस्ट, स्कूल रजिस्टर, की जरूरत होती है। 3. सिंपल रैंडम सैंपल सेलेक्ट करने के तरीके। ए. लॉटरी मेथड, सबसे पुराना और इजी तरीका। हर यूनिट को एक नंबर दिया जाता है, स्लिप्स बनाई जाती है और बॉक्स में डाल के शफल किया जाता है। फिर स्लिप्स रैंडमली पिक होती है। स्मॉल पॉपुलेशंस के लिए यूजफुल है। एग्जाम्पल, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और 10 का सैंपल लेना है, तो रोल नंबर स्लिप्स बनाकर बॉक्स से 10 स्लिप्स उठाई जा सकती है। बी. रैंडम नंबर टेबल, कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन। लार्ज पॉपुलेशंस के लिए लॉटरी प्रैक्टिकल नहीं होती। इस केस में रिसर्चर रैंडम नंबर टेबल्स या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करता है जो रैंडम नंबर्स जनरेट करते हैं। ये प्रोसेस फास्ट और रिलायबल होती है। 4. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस। बिल्कुल अनबायस्ड सैंपल देता है। सिंपल और इजी है समझना। प्रोबेबिलिटी बेस्ड होने की वजह से स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आसान हो जाता है। जनरलाइजेशन पॉसिबल होती है। लिमिटेशंस। कंप्लीट पॉपुलेशन लिस्ट चाहिए होती है, जो हर टाइम अवेलेबल नहीं होती। लार्ज और स्कैटर्ड पॉपुलेशंस में टाइम और कॉस्ट ज्यादा लगता है। अगर पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस हो तो इंपॉर्टेंट सब ग्रुप्स मिस हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेशन, अगर पूरा इंडिया का एजुकेशन सर्वे हो और सिर्फ रैंडम सैम्पलिंग से किया जाए तो रीजनल डिफरेंसेस मिस हो सकते हैं। ऐसे केस में स्ट्रैटिफाइड या क्लस्टर सैम्पलिंग बेटर होती है। कंक्लूजन। एंड में कह सकते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग एक साइंटिफिक और फेयर मेथड है जिसमें हर यूनिट को इक्वल चांस मिलता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे बेसिक फॉर्म है और होमोजीनियस पॉपुलेशन में काफी यूजफुल होता है। ये अनबायस्ड और रिलायबल रिजल्ट्स देता है, लेकिन लार्ज और डाइवर्स पॉपुलेशंस में इसके कुछ लिमिटेशंस है। फिर भी सोशल साइंस रिसर्च में ये एक फंडामेंटल टेक्निक है जो वैलिड और जनरलाइजेबल रिजल्ट्स देती है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसर्च प्रॉब्लम?
Outline the major steps in identification of a research problem. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पहले रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब समझना है। फिर हमें बताना है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के मेजर स्टेप्स कौन से होते हैं। मतलब डेफिनेशन, नेचर और सिस्टमैटिक प्रोसेस सब कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिसर्च प्रॉब्लम किसी भी रिसर्च का फाउंडेशन होता है। ये एक ऐसा सवाल या सिचुएशन होता है जिसे रिसर्चर सिस्टमैटिकली स्टडी करना चाहता है। सोशल साइंस में रिसर्च प्रॉब्लम अक्सर सोशल इश्यूज, नॉलेज गैप्स या थियोरेटिकल डिबेट से आती है। अगर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन हो जाए तो रिसर्च की डायरेक्शन और मेथड दोनों क्लियर हो जाते हैं। जैसे सीआर कोठारी ने कहा है कि एक अच्छी तरह डिफाइन की गई प्रॉब्लम मतलब आधा रिसर्च काम खत्म। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और नेचर ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम सिर्फ एक टॉपिक नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक इशू या गैप होता है जिसे साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जा सके। ये प्रैक्टिकल, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, जेंडर इनइक्वालिटी, या थियोरेटिकल, हाइपोथेसिस टेस्ट करना या बिहेवियर एक्सप्लेन करना, दोनों हो सकती है। रिसर्च प्रॉब्लम तभी बनती है जब वो रिसर्चेबल हो, यानी डाटा और मेथड से स्टडी किया जा सके। एग्जाम्पल, बेरोजगारी एक ब्रॉड टॉपिक है, पर अर्बन इंडिया के यूथ आइडेंटिटी पर बेरोजगारी का इम्पैक्ट एक क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम है। 2. सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। पर्सनल एक्सपीरियंस। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से रिसर्चर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर। पिछले स्टडीज देखकर गैप्स और कॉन्ट्रडिक्शंस समझ आते हैं। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। थियरीज को टेस्ट करने या एक्सपेंड करने के लिए प्रॉब्लम्स निकलती है। सोशल इश्यूज और पॉलिसी नीड्स, जैसे इनइक्वालिटी, एजुकेशन या डिजिटल डिवाइड के इश्यूज। एग्जाम्पल, डिजिटल डिवाइड के वजह से एक प्रॉब्लम बन सकती है, रूरल एरियाज में ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस गर्ल्स के लिए कितना है। 3. मेजर स्टेप्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेप 1. ब्रॉड एरिया सेलेक्ट करना। रिसर्चर अपनी इंटरेस्ट का एक ब्रॉड फील्ड चूज करता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ या कास्ट। स्टेप 2. लिटरेचर रिव्यू करना। पिछले स्टडीज देखना जरूरी है ताकि प्रॉब्लम यूनिक हो और ऑलरेडी सॉल्व ना हो। स्टेप 3. टॉपिक नैरो डाउन करना। ब्रॉड एरिया को स्पेसिफिक इशू तक लिमिट करना। एग्जाम्पल, एजुकेशन के बदले रूरल गर्ल्स पर ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पैक्ट। स्टेप 4. प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन करना। सवाल को प्रिसाइज और क्लियर टर्म्स में लिखना। एक अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताती है क्या स्टडी करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। स्टेप 5. फीजिबिलिटी चेक। टाइम, डाटा और रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं, ये देखना जरूरी है। स्टेप 6. रिसर्चेबल क्वेश्चन फॉर्म्युलेट करना। प्रॉब्लम को फाइनल रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस में फ्रेम करना। एग्जाम्पल, क्या सोशल मीडिया यूज से अर्बन यूथ की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ती है। 4. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। क्लैरिटी, क्लियर और स्पेसिफिक हो। फीजिबिलिटी, अवेलेबल रिसोर्सेज से स्टडी किया जा सके। सिग्निफिकेंस, नॉलेज या पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन करे। एथिक्स, किसी को हार्म ना करे। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम रिसर्च की फर्स्ट स्टेप है। अगर प्रॉब्लम क्लियर और फीजिबल है तो पूरी रिसर्च मीनिंगफुल बन जाती है। एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रॉब्लम डायरेक्शन देती है और बेटर रिजल्ट्स निकलती है। जैसा कहा गया है, प्रॉब्लम सही डिफाइन हो गई तो आधा सोल्यूशन मिल गया। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain the major methods of graphical presentation of data. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि डाटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से ग्राफिकल मेथड्स यूज होते हैं। हमें बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ जैसे मेथड्स को एक्सप्लेन करना है उनके फीचर्स, यूजेस और एग्जांपल्स के साथ। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशल साइंस रिसर्च में डाटा को क्लियर और इजी वे में दिखाना बहुत जरूरी है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डाटा को चार्ट्स और डायग्राम्स के थ्रू सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना। ये कंपैरिजन और एनालिसिस को इजी बना देता है। सोशियोलॉजी में ग्राफर्स जैसे बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ बहुत उस होते हैं सर्वेज और रिसर्च रिजल्ट्स दिखाने के लिए। इस आंसर में हम मेजर ग्राफिकल मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. बार डायग्राम्स। डेफिनेशन। बार डायग्राम एक सिंपल मेथड है जिसमें रेक्टेंगुलर बार्स बनाए जाते हैं और उनकी हाइट या लेंथ डाटा के मैग्नीट्यूड को शो करती है। टाइप्स।
सिंपल बार डायग्राम एक सिंगल डेटा सेट शो करता है, जैसे डिफरेंट क्लासेस में स्टूडेंट्स की नंबर। मल्टीपल बार डायग्राम दो या ज्यादा डाटा सेट्स कंपेयर करता है, जैसे मेल और फीमेल लिटरेसी रेट्स। सब डिवाइडेड बार डायग्राम एक टोटल के डिफरेंट कंपोनेंट्स शो करता है, जैसे फैमिली बजट के अलग अलग एक्सपेंडिचर्स। यूज इजी टू कंस्ट्रक्ट और कैटेगोरिकल डाटा के कंपैरिजन के लिए बेस्ट। 2. पाई चार्ट डेफिनेशन पाई चार्ट एक सर्कल होता है जो सेक्टर्स में डिवाइड होता है और हर सेक्टर एक प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल विलेज के ऑक्यूपेशंस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए। एडवांटेजेस प्रोपोर्शन और परसेंटेज शो करने के लिए बहुत इफेक्टिव और अट्रैक्टिव। लिमिटेशंस लार्ज डेटा सेट्स के लिए सूटेबल नहीं है और एग्जैक्ट वैल्यूज इजीली नहीं मिलती। 3. हिस्टोग्राम डेफिनेशन हिस्टोग्राम एक स्पेशल बार ग्राफ है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है कंटिन्यूअस डेटा के लिए। यहाँ बर्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल हाउस होल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना। इंपॉर्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन का शेप समझने में हेल्पफुल होता है, नॉर्मल, स्क्यूड या यूनिफॉर्म। लिमिटेशंस सिर्फ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए यूजफुल है और क्लास इंटरवल्स चाहिए होते हैं। 4. लाइन ग्राफ्स डेफिनेशन लाइन ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं और उन्हें लाइंस के साथ जॉइन किया जाता है, जिससे ट्रेंड समझ आता है। एग्जाम्पल पॉपुलेशन ग्रोथ बाय डेकेड्स, मंथली रेनफॉल या लिटरेसी रेट का ट्रेंड। एडवांटेजेस टाइम सीरीज डाटा और ट्रेंड्स दिखाने के लिए बेस्ट। लिमिटेशंस कैटेगोरिकल डाटा के लिए यूजफुल नहीं है। 5. अदर ग्राफिकल मेथड्स पिक्टोग्राम्स सिंबल्स और पिक्चर्स का उस होता है, जैसे कास के नंबर को कास सिंबल से दिखाना। सिंपल है लेकिन प्रिसाइज नहीं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके बनाया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस कंपेयर करने में यूजफुल है। ऑगीव क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मीडियन क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स निकलने के लिए उस होता है। कंक्लूजन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाटा को इजी और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम और लाइन ग्राफ जैसे मेथड्स अलग अलग सिचुएशंस के लिए यूजफुल होते हैं। यह रिसर्चर को डाटा को कंपेयर, एक्सप्लेन और कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से रिसर्च में इनका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What is research design? Explain its importance in social science research. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रिसर्च डिजाइन का मतलब समझाना है और बताना है कि सोशल साइंस रिसर्च में ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हमें इसका डेफिनेशन, टाइप्स, कंपोनेंट्स और सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है। आंसर इंट्रोडक्शन रिसर्च डिजाइन बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है जो रिसर्च को डायरेक्शन देता है। ये बताता है कि डाटा कैसे कलेक्ट होगा, एनालाइज होगा और इंटरप्रेट किया जाएगा। सोशल साइंस रिसर्च में, जहां हम ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी को स्टडी करते हैं, एक क्लियर डिजाइन होना बहुत जरूरी है। केरलिंगर ने इसे प्लान, स्ट्रक्चर और स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा है। इस आंसर में हम रिसर्च डिजाइन का मीनिंग, टाइप्स और उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। मेन बॉडी 1. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन एक मैप की तरह काम करता है जो रिसर्च के हर स्टेप को गाइड करता है। इससे स्टडी ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक बनती है। केरलिंगर कहते हैं कि रिसर्च डिजाइन एक प्लान और स्ट्रक्चर है जो रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल अगर हम अर्बन पॉवर्टी स्टडी करना चाहते हैं, तो डिजाइन डिसाइड करेगा कि सर्वे यूज करना है या केस स्टडी। 2. टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। सोशल साइंसेज में अलग अलग तरह के डिजाइन्स यूज होते हैं। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन जब प्रॉब्लम क्लियर ना हो तब उस होता है। हाइपोथेसिस बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल सोशल मीडिया के नए ट्रेंड्स को समझना। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन किसी ग्रुप या फिनोमिनन को डिस्क्राइब करता है। सर्वेज, सेंसस या इंटरव्यूज यूज होते हैं। एग्जाम्पल रूरल एरियाज की लिटरेसी रेट को स्टडी करना। एक्सपेरिमेंटल कॉजल डिजाइन कॉज इफेक्ट रिलेशन चेक करता है। मोस्टली साइकोलॉजी स्टडीज में उस होता है। एग्जाम्पल ग्रुप प्रेशर का डिसीजन मेकिंग पावर इफेक्ट स्टडी करना। डायग्नोस्टिक एंड एनालिटिकल डिजाइन कोई प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके रीजंस ढूंढता है और डाटा एनालाइज करता है। 3. कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन। एक अच्छा रिसर्च डिजाइन में ये सब होना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स स्टडी का गोल क्लियर होना चाहिए।
सैम्पलिंग प्लान, रिस्पोंडेंट्स सिलेक्ट करने का मेथड, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड। डेटा कलेक्शन मेथड्स, सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन। टूल्स ऑफ एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कोडिंग, थीमेटिक एनालिसिस। टाइम एंड रिसोर्सेज, कितना टाइम और कॉस्ट लगेगा। एग्जाम्पल, अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन स्टडी करनी है तो डिजाइन में पॉपुलेशन, टूल्स और एनालिसिस क्लियर मेंशन करना होगा। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन इन सोशल साइंसेस। सिस्टमैटिक स्टडी, रिसर्च को रैंडम होने से बचता है। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, फाइंडिंग्स को एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी बनाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम और मनी सेव होती है। एथिक्स फॉलो करना, कॉन्फिडेंशियलिटी और एनोनिमिटी मेंटेन होती है। गाइडेंस, रिसर्चर को एक क्लियर रोड मैप मिलता है। जनरलाइजेशन, अच्छी डिजाइन से रिजल्ट्स को दूसरी सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर विमेन एम्प्लॉयमेंट स्टडी बिना डिजाइन के किया जाए तो रिजल्ट्स बायस्ड हो सकते हैं। कंक्लूजन, एंड में कह सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन एक फाउंडेशन है जो हर रिसर्च को डायरेक्शन देता है। सोशल साइंस में ये और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। रिसर्च डिजाइन फाइंडिंग्स को रिलायबल, वैलिड और मीनिंगफुल बनाता है। इसी वजह से इसे रिसर्च का बैकबोन कहा जाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।